श्रद्धावान सभी साहित्य बंधुओं, बहनों और आप सभी को मैं अपनी ओर से, विशेष रूप से चंदालिया जी को अपनी ओर से बहुत बहुत नमन करती हूँ। आज जन्मभाई की जन्म जयंती पर सहारण साहब ने जो ये विशेष कार्यक्रम रखा है, उसके लिए मैं सहयोग करती हूँ। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगता है जब समाज के योग्यतम सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्वों को हम पुनः पुनः याद करते हैं और उनके कार्यों को संस्मरण करके कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल है जन्मभाई पर बोलना। हाँ, जन्मभाई के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो भाई हुसैनी जी ने एक विस्तृत ब्यौरा इस सभागार में प्रस्तुत किया है, वह काबिल तारीफ है। हम आपका अभिनंदन भी करते हैं और आपके आभारी भी हैं। और जी का तो क्या कहें, विष्णु भाई आपके अनुभव व्यक्तिगत और बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सोचना है कि यदि आप इन अनुभवों को लिख सकें और दे सकें हमें, तो हम ट्रस्ट ओर से उस पुस्तक को प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। और भी साहित्यकार यदि जन्मभाई से जुड़े अनुभव लिख सकते हैं तो लिखें, क्योंकि वह जो चीजें लोगों को पता नहीं है, वो साहित्यकार थे ये लोग जानते हैं, वो शिक्षाविद थे ये लोग जानते हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग जानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे अनछुए पक्ष हैं। कहते हैं ना, बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि हर व्यक्ति एक ग्रंथ है यदि आप उसे पढ़ सकें। उनके व्यक्तित्व के कई इतने अनछुए पहलू हैं, पक्ष हैं, जो उनके साथ रहा वही जानता है और कोई नहीं जान सकता। अरे हम तो घर में रहते थे, हम साथ रहते थे, हमारे अपने तरह के अनुभव हैं, रहे हैं, किंतु जो बात आज भाई शिव जी ने बताई, उनमें कई चीजें हमारे इस विस्मृति के कोष में चले गए थे। और ऐसे कई होंगे जिसको लेखनीबद्ध करने की आवश्यकता है। मैं पुरुषोत्तम जी को भी कहती हूँ, निवेदन करती हूँ, आपके अनुभव लिखो। मैं और भी विद्यापीठ के लोगों से, जो वैसे तो एक अफसोस की बात है कि उनके काल के वर्कर अब ज्यादा रहे नहीं, ज्यादा क्या चंदालिया जी के अलावा कोई लोग रहे नहीं। तो जिसको जितना याद है, इसलिए नहीं लिखना कि वो जन्मभाई थे, हमारे कुछ थे तो हम कुछ करना चाहते, इसलिए नहीं, वरन समाज को उनके अनछुए पक्ष को जो लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी नींव जमाने में कितना संघर्ष करना पड़ा है, ये ऐसे व्यक्तित्व बता सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व बता सकते हैं। शंकराचार्य लिखा है, कई लोग बता सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य
लिखते समय उन्होंने क्या दुख झेला या क्या सोच थी, वही बता सकता जो उसमें सुनता था। आज मंगल सक्सेना नहीं रहे, बीएस कोठारी नहीं रहे, जो आते थे शंकराचार्य सुनने। जब लिखा जा रहा था, उनके भाव आप सुनो, अकल्पनीय। बहुत कुछ हुसैन भाई ने प्रकाश डाला है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर। कृतित्व के बारे में मुझे एक बात कहनी है। उस समय के समाज की जो भी दुश्चिंताएं थी वह उनकी अपनी थी। राष्ट्र की जो समस्याएं थी वह उनकी अपनी थी। समाज में आदिवासी गरीब व्यक्ति की जो समस्या थी वो उनकी अपनी समस्या थी। सभी पक्षों को उन्होंने छूने का प्रयास किया पूरी ईमानदारी के साथ और एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया। मुझे याद है जब वो शंकराचार्य लिखते थे, क्या मगन बैठे था, क्या उनका कंसंट्रेशन था। और आप सोच सकते हैं शंकराचार्य लिखा वो तो हर मंच पे बोल दिया जाता है कि 5,500 पेज में लिखा, 13 साल में लिखा, 13.5 साल में लिखा। उन 13.5 साल में उन्होंने और कुछ क्या नहीं किया। विद्यापीठ का संघर्ष, राजनेताओं से संघर्ष, सरकार से फाइल निकलवाना, बहुत बड़ा पहाड़ समस्या, जनमंगल को तैयार करके हर सप्ताह छपवाना, संपादकीय लिखना, जितनी जगह बुलाया जाए उतनी जगह वक्तव्य देने जाना, कार्यक्रम में उपस्थित होना, आकाशवाणी की वार्ताएं लिखना और अनेकों, जनमंडल के अलावा अनेकों पत्र पत्रिकाएं थी जो जिनका उनके पास निवेदन आता और वो लिख लिख के भेजते थे। विद्यापीठ के साइक्लोस्टाइल पेपर का पीछे का हिस्सा खाली, उन कागजों पर वो अपना सारा सृजन करते रहे जिंदगी भर। अब ये किसको पता है? कोई नया कागज नहीं खरीदते थे, कागज का एक टुकड़ा भी वेस्ट नहीं करते थे। उस पे लिखते थे प्रेस में, उस समय प्रिंटिंग प्रेस वो हाथ से, उसमें कागज की इतनी चौड़ी पट्टी की पट्टी निकलती, वो पट्टी स्टेपल होके घर आ जाती है, सिलाई होके, और वो डायरी की तरह उसका यूज करते, उसमें जनमंगल के संपादकीय लिख के भेजते। कागज का एक टुकड़ा वेस्ट नहीं जाता। लेकिन अफसोस इस बात का है, मुझे बहुत है, क्षमा करेंगे, कि उन्होंने विद्यापीठ को अपना सारा समझा कि जो कुछ है विद्यापीठ है, घर में किसी पे विश्वास नहीं था। जो लिखते थे विद्यापीठ में, जो लिखते थे विद्यापीठ में देते चले गए। अब उसमें से कितना बचा और कितना खत्म हुआ किसी को पता नहीं, कितना लोगों ने मिसयूज किया या कहाँ गया पता नहीं। उनकी डेथ के बाद नागर साहब जाकर कहीं से ढूंढ के एक छोटी सी पेटी में उनके कुछ हाथ पे लिखा हुआ साहित्य हम कलेक्ट कर पाए। वही हमारी प्रॉपर्टी है, वही है सब कुछ। विद्यापीठ सुप्रीम नहीं, विद्यापीठ को चाहिए। पीएफ जमा नहीं हो रहा, विद्यापीठ को मेरा अपना घर गिरवी रख दो, गिरवी रखो, पीएफ जमा कराओ।
व्यवस्था पर 250 रुपया उनको विद्यापीठ शुरू में देता था घर चलाने के लिए, तो उसमें से 125 रुपया खर्च करते, 125 रुपया वापस विद्यापीठ को डोनेट करते। फाइल मिली तब पता लगा, फाइल मिली तब पता। सो कहते हैं कि मैं जो अभी कह रही थी, व्यक्तित्व को समझने के लिए जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं उनका उत्साह बहुत तेज था, इतना तेज था कि लोग घबराते थे, मिलने में घबराते थे, खूब जोर से डरते। कभी नहीं, मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, कभी नहीं कहा, पर लोग बहुत डरते, कहते थे, नाराज होते, और विद्यापीठ में प्रसिद्ध है, अभी भी कहा जाता होगा कि वो फिर लिख के माफी मांगते थे। दूसरे दिन उस कार्यकर्ता के पास एक चिट्ठी जाती थी, जनुभाई की क्षमा याचना। कौन करता? मैंने कहा ठीक कहा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रेस्टीज इश्यू, प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है। सरल और सहज है ना, बहुत सरल और सहज, इतना मोम की तरह ऐसे पिघल जाते हैं और ऐसे जम जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हम जितना भी कहें कम है, कम है, इसलिए नहीं कह रही कि वो तोले थे, बिल्कुल नहीं, इसलिए कह रही हूँ कि वो एक अनूठे व्यक्तित्व थे, एक अनोखा व्यक्तित्व थे, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ पैदा हुए, उन्होंने यहाँ समाज के लिए अपना जिंदगी दी। मुझे याद है महाराणा जी ने वो उन्होंने कहा है साहित्य अकेडमी की या आकाशवाणी के इंटरव्यू में, अभी परसों ही हम सीधी सुन रहे थे, कहा है महाराणा चाहते थे कि ये यहाँ से चला जाए, क्यों कि सामंतशाही में ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना बहुत बड़ी अपराध था, वो चाहते थे यहाँ से चला जाए, आपके लिए भी जज बनाना ताकि वो अंदर मिल जाए तो चुप हो जाए, नहीं बने। उनका उस समय कहा कि 25,000 रुपये देता हूँ, उनके पिताजी को कहा उसको इंग्लैंड भेज दो, बैरिस्टर बना के इंग्लैंड भेज दो। उनका नथिंग नहीं, मैंने आपके कर्ज से कर्ज लेकर शिक्षा प्राप्त की बीएचयू से, मेवाड़ का कर्ज है, मुझे यहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, मुझे पैसा भी आपका नहीं चाहिए। और आपने क्योंकि वो कर्ज वापस लेने से इनकार कर दिया है, तो मैं मेवाड़ भूमि को शिक्षा जगत की सेवाएं देकर, शिक्षा व्यवस्थाएं देकर मैं इस मेवाड़ का कर्ज चुकाऊंगा। ऐसे थे जनुभाई। और कोई भी हो, जैसा आपने कुछ सुना कि नेहरू जी हो या कोई भी, सबके साथ बिल्कुल खुली बात, कोई इंक्वायरी आ जाइए, खुला खाता है, कह रहे देखो आप आके हम क्या कर रहे हैं, ये ईमानदारी का जो विश्वास होता है। एक बार डॉक्टर राधा कृष्ण उदयपुरा, वो इंग्लिश में व्याख्यान देने वाले, इंग्लिश ही बोलते थे, इंग्लिश ही जानते थे। अब वो चाहते थे या सुखाड़िया जी चाहते थे, मुझे नहीं पता, पर ये हुआ कि उनके स्पीच का हिंदी ट्रांसलेशन श्रोताओं को सुनाया जाना चाहिए। सारे ढूंढा किसको कहे, फिर किसी ने उनको सजेस्ट किया सुखाड़िया जी को, जनुभाई ये काम कर सकते हैं। जनुभाई से कौन कहे, मैं कह रही हूँ ना, उनके तेवर से सब लोग घबराते दिखते, उनसे कौन कहे
बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो साहब सुखाड़िया जी ने कहा कि जन्नू भाई ये तो काम मेरा करना है, क्या? तो फिर राधा कृष्ण जी की इंग्लिश, मैं तो हिंदी में, मैं क्या अंग्रेजी का करवा, तो मैं नहीं करना, तो आपको ही करो। और कहा जाता है, मैंने सुना है कि जितने मिनट का अंग्रेजी का वक्तव्य था डॉक्टर राधा कृष्णन का, तत्काल उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और उसी समय मंच से आवाज आई, अब हिंदी का वक्तव्य सुनिए उनका हिंदी में। और जन्नू भाई ने पढ़ा, ठीक उतने ही मिनट में उनका वक्तव्य पूरा हुआ। डॉक्टर राधा कृष्णन हिंदी समझते तो थे, वो बहुत खुश हुए और बहुत ही अच्छी तरह से उनका मतलब बातचीत वगैरह हुई। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने जैसे सहारनपुर अकेडमी में काम कर रहे हैं, तो ठीक कर रहे हैं, अच्छा है, सबको बुला रहे हैं, पर उनकी जो काबिलियत है, उनमें जो योग्यता है, वो वही समझता है जो उनके साथ रात दिन रहता है, काम करता है, वही कह सकता है कि वास्तव में सहारनपुर क्या है। ठीक इसी तरह आपने बहुत अच्छा सारा साहित्य के बारे में बता दिया है, तो मैं उसको टच करने की आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन मुझे जन्नू भाई की डायरी से एक दो बातें मैं लिख के लाई हूँ एकेडमी से रिलेटेड, तो मैं वो कोट करना चाहती हूँ। 1972 की डायरी से लिखा हुआ है, निस्संदेह राजस्थान साहित्य अकादमी राष्ट्रभाषा हिंदी की अकादमी नहीं है। राजस्थान के जनजीवन में प्रचलित सभी भाषाओं को के साहित्यों, साहित्यकारों और संस्थाओं की यह अकादमी है। राजस्थान में जितनी भाषाएं प्रचलित है, सबके लिए ये अकादमी, चाहे वो उर्दू लिखा है, उर्दू हुआ या जो भी संस्कृत हुआ, राजस्थानी हुई, हिंदी हुई, सबके बारे में विस्तार आगे दिया है। मैंने थोड़ा 2 लाइन में नोट की। एक जगह जब ये लिखा है, उसके ठीक 3 दिन पहले आप उनकी व्यथा सुनिए। राजस्थान साहित्य अकादमी ब्रैकेट में उन्होंने लिखा संगम, जो अभी श्रृंखला उस समय साहित्य संगम हुआ करता था। उदयपुर की आज 5वीं सरस्वती सभा की बैठक है। पिछले 2-2.25 वर्षों के संघर्ष के बाद संघर्ष किया हुआ साहित्य अकादमी पुनः अपने संविधान के अंतर्गत एवं अधीन जुड़कर आज मिल रही है। नए आयाम लाने और सारी अकादमी को नई दिशा तथा नई सृजनात्मक चेतना की ओर जाना जरूरी है। राजस्थानी भाषा और साहित्य संगम अकादमी बीकानेर इस दिशा की ओर पहला कदम है। अकादमी को राजनीति के दूषित प्रभाव से दूर कर दिया गया है। उस समय भी पॉलिटिकल स्ट्रगल बहुत थी, परंतु इसको महाप्राण तथा सौम्य सजीव आत्म संवेदन एवं चैतन्य की आवश्यकता है। देखें माँ जगदम्बा अब क्या करती है और मुझे क्या आज्ञा होती है। उन्होंने उनके कुछ डायरी के अंश में से मैं निकाल कर लाई हूँ। तो एकेडमी उनका सपना था और बड़ी स्ट्रगल की। वो कहते थे मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। सुखाड़िया जी उनके मित्र थे, उनके मित्र थे। विजया माँ को सुखाड़िया जी अपनी माँ कहते थे
इतना घर का संबंध था। विजयाम्मा ने सुखाड़िया जी की शादी कराई थी, फिर भी राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। तो कई सारी चीजों की के बीच में, उनके बीच में द्वंद्व चलता था। उसके बीच में एक डिमांड थी साहित्य अकेडमी की। उन्होंने कहा ये जनुभाई को चुप करना है, एकेडमी दे दो ताकि दूसरी बातें भूल जाए, और एकेडमी मिली। एकेडमी मिली संघर्ष के बाद, पर ये ऐसा नहीं कि मिल गई और शांति हो गई। उसको जमाने में भी संघर्ष रहा, लंबा संघर्ष चला। उसका संविधान बनाना, संविधान को अप्रूव कराना, उससे जो भी है जिसने किया जानता है, और जो उस समय थे वो जानते थे। अपन तो खाली उनको याद कर रहे हैं, और इस याद करने के क्रम में मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोगों ने जो शंकराचार्य की चर्चा बार बार हो रही है, उसका द्वितीय संस्करण इंटरनेशनल प्रेस से निकलवा दिया। तो उसका करीब शंकर संन्यास, शंकर दीक्षा, शंकर साक्षात, शंकर संदेश, शंकर शास्त्र भाग ए भाग 2, श्रृंगेरी मठ, पुरी मठ और द्वारका मठ। नहीं, पुरी मठ तक छपते आ गया है, द्वारका मठ अभी तैयार हो रहा है, 1 आध महीने में चला जाएगा। उसके पश्चात केवल 2 शंकराचार्य के और पुस्तकें बचती हैं। इसका हमको पुनर्प्रकाशन करवाने का काम अभी बाकी। इसी प्रकार से रामराज्य के उन्होंने 2500 प्रश्न लिखे हैं। उसमें 5 पुस्तकें हैं, हनुमान, सुग्रीव, तपस्वी भरत, सीताराम, राम लक्ष्मण। और जैसा कि अभी भाई हुसैनी ने बताया था, ये ऐतिहासिक या पौराणिक या आध्यात्मिक, जैसा कि लोग राम के नाम पर छपी हुई पुस्तक को समझते हैं, वह तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो एक बड़ा अनछुआ पक्ष है, जो बिल्कुल ही अलग है, जो सारी दुनिया में मैंने पढ़ी नहीं है दुनिया भर की रामायण या राम की पुस्तकें, पर मुझे पता है कि इस दृष्टिकोण से लिखी गई कोई विलक्षण पुस्तक, जिसमें मानव संस्कृति, देव संस्कृति और रावण संस्कृति, तीनों संस्कृतियों का विधिवत उसमें संदर्भ है, और हर स्थान पे उन्होंने तुलना की है तीनों संस्कृतियों की। तो मैं उसको ऐसे देखती हूँ कि आज के समाज में भी, समाज के लिए भी ये रामराज्य बहुत ही व्यावहारिक पुस्तक है। क्यों? आज के समाज में कुछ लोग देवतुल्य पुरुष भी हैं, मानव तो है, तो कुछ राक्षस वृत्ति वाले भी हैं। तो यदि हम उनके व्यक्तित्व और विशेषताओं और व्यवहारों, उनकी प्रतिष्ठाओं की अगर तुलना करें, तो लगता है कि रामराज्य शायद इसी सदी के लिए लिखी गई पुस्तक है। रामराज्य हम उसको दूसरे संस्करण जो पर छपवा रहे हैं, उसमें रामराज्य शब्द थोड़ा माइनर कर दिया है, हनुमान प्रमोट किया। हनुमान छप चुकी है और आप लोगों के आशीर्वाद से खूब दिख भी रही। इंटरनेशनल प्रेस अमेजन से हनुमान काफी, अभी 2-3 दिन पहले ही एक साथ 8 पुस्तकें लिखी है, तो वो अच्छा लिख रहे हैं। तो अब सुग्रीव का भी एक एडिट हो चुका है, दूसरा चल रहा है। तपस्वी भरत, सीताराम, राम लक्ष्मण अभी टाइप में है, और धीरे धीरे उसको भी पूरा, ऐसा हमारा टारगेट है कि 24-25 तक उनका ये वाला काम हो जाए। साहित्य अकेडमी ने इनके जो एक शांत आलोक में प्रसन्न गद्य काव्य छपवाया था,
शायद आउट ऑफ प्रिंट है। उसके अतिरिक्त, क्योंकि जैसा अभी सुना आपने 2000 से अधिक गद्य काव्य लिखे गए हैं, तो हमने जयपुर बोधि प्रकाशन से 5 पुस्तकें गद्य काव्य पे अभी तक निकलवा चुके हैं, और मुझे लगता है कि एक पुस्तक और निकलवानी हो, जिसमें मैं गा रहा हूँ आत्मसंवाद, मैं जनार्दन, सूखे पत्ते और शिलालेख, जनता के सपने जाग उठे। टाइटल दिया है, टाइटल देना था इसलिए दिया है, पर सही कहा है आपने, जब व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में आपने बहुत अच्छी बात कही। ये सारा गद्य काव्य उनका मोर और लेस राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत और आध्यात्मिकता को स्पर्श कर लेता है। चाहे वो किसी भी विषय को लेकर वो शुरू होता है, देखिए, चाहे किसी भी विषय को लेकर शुरू होता है, लेकिन आखिर में वो आध्यात्मिकता ओढ़ लेता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जहन में आध्यात्मिकता उनके विचारों का अनिवार्य अपरिहार्य अंग हो गया था। उन्होंने देखो गद्य गीत लिखा तेजावत जी की डेथ पे, तो मैं एक लाइन लिखी है मैंने, तुम मरे नहीं तेजावत, सुचान में, तुम मरे नहीं तेजावत, अपनी ही चिता में अपने थके शरीर को जलाकर पुनः धरती के दुखों को मेटने के नए संकल्प में तुम जन्म ले रहे हो। पुनर्जन्म की बात भी हो रही है, आशावान भी है कि जिन सपनों को लेके तुम चले थे, पुनः उन सपनों को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आना होगा। ये शमशान में लिखा हुआ है कि मैं गा रहा हूँ पुस्तक में भी जो गीतों का संग हुआ, अगर मैं सही देखूं तो उनके गद्य काव्य जो है वही उनका मूल था। क्यों कि जब मैं शंकराचार्य पढ़ती हूँ, रामराज जी पढ़ती हूँ, सभी जगह कहीं न कहीं ऐसा काव्यात्मक वर्णन आ जाता है कि लगता ही नहीं है कि वो उपन्यास का। ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का चयन और इतना अच्छी उसका गठन किया हुआ है, मुझे लगता है बेसिकली वो कवि थे। और जो भी काव्य का सौंदर्य था वो तुकांत कविता बहुत कम लिखी है और तुकांत ही लिखी है, पर जैसे नयन जल तू ढल अरे ढल, घुट हृदय में क्यों सिहरता अधर में प्रतिपल, बहुत मुश्किल से समझ में आता है। मुझे तो लगता है कि मैं 2-4 लाइन पढ़ूं और सारा दिन उस पर सोचते रहूं, तब जाके पता लगेगा कि ये क्या लिखा और क्यों लिखा और क्या है, पर अंत में लगता है कि ये बहुत ऊंचा लिखा हुआ है। आज चंद्र चला तमाका जहर पीने, तमा अंधकार, उसको दूर करने के लिए चंद्रमा, हम भी तो कई कवियों ने चंद्रमा पे लिखा है, कई कवियों ने, पर इनकी सोच देखो, आज चंद्र चला तमाका जहर पीने, आज मेरी पूर्णिमा का, मतलब तो समाप्त करूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कमजोरी, मैं उनके बारे में बोल भी नहीं सकती तो मैं रुक भी नहीं सकती हूँ। मेरा भाग्य था कि मैं इस परिवार से जुड़ी, नागिर साहब के कारण नहीं, शायद जन्म के कारण। क्यों आज तक मेरे से सेवा करता है, हम दोनों आज तक सेवा कर रहे हैं और पता नहीं आने वाले कितने समय में तक सेवा करते रहे। और ये पुरुषोत्तम जी शर्मा जब से विद्यापीठ से जुड़े, उसके पहले से आप जलवायु से परिचित हैं, और एक दिन ऐसा नहीं होता जब आपके मुंह पे जलवायु का नाम ना हो
और ये सारी पुस्तकों का संपादन में आपका 100% होता है। डेली हमारी सेटिंग होती है, ट्रस्ट का ऑफिस चलता है, पुरुषोत्तम जी आते हैं और हमें शक्ति आती है और हम एनर्जेटिक होकर फिर काम में लग जाते हैं। तो एक छोटा सा ग्रुप है और एक उद्देश्य है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का हर क्षण इस समाज के लिए दिया, अपने लिए वो व्यक्ति कभी नहीं जिया, उस व्यक्ति के लिए क्या नहीं करे, क्या नहीं करे। मुझे तो लगता था कि एकेडमी उनको भूल गई, और सहारण साहब ने तो पधार कर उनको पुनः जैसे जीवित ही है वो शरीर से। उन्होंने कई जगह लिखा है, ये बात तो कहने नहीं, उन्होंने शंकराचार्य लिख रहे थे और अपनी डायरियों में जगह जगह वो भाव आया है। चाहे उन्होंने शंकराचार्य में सारे दर्शन उस समय के सारी विचारधाराओं का इतना आद्योपांत वर्णन है, जैन दर्शन हो के चाहे बौद्ध दर्शन हो के मीमांसा हो, शाक्त मत हो, शैव मत हो, कापाल, इतना विस्तार दिया है, कितना ज्ञान एक व्यक्ति को। और उनकी टेबल पे एक इतनी सी शंकराचार्य की पुस्तिका थी जो शंकराचार्य के श्लोक लिखे हुए थे। वो कहाँ से कैसे लिखा है, हम कई बार बैठ के ये बात करते हैं कि ये वो कहते थे कि मुझे जगदम्बा लिखवा रही है। नहीं, तो जिसने इतना किया उसके लिए हम जितना करें। मैं एकेडमी को और विशेष रूप से सहारण साहब को कभी मतलब बोलने बहुत ही मेरा सम्मान हो गया एकेडमी के लिए और सहारण साहब के कारण कि करना हम तो लगभग भूल मेरे ब्याह जी के टाइम में एक दो बार आए, उन्होंने आमंत्रित किया था, हम आए थे। उसके अलावा लगता था कि पता नहीं एकेडमी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं आपकी व्यक्ति से नागर परिवार पूरा सहारण साहब का बहुत ही आभारी है। जो कुछ हमसे बन पड़ेगा एकेडमी के लिए, नागर साहब के लिए तो करे तो कोई बड़ी बात नहीं। एकेडमी में भी तन मन से सहयोग देंगे। आपने आज उनको पुनः उनकी जयंती मनाकर संस्थापित किया है। हम सबकी ओर से नागर परिवार के मैं उनके श्री चरणों में नमन करती हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जनु भाई गए नहीं। उन्होंने मैं भी प्रसंग बता रही थी, डायरी में जगह जगह लिखा है, यह मेरा शरीर बहुत चिंता होती थी, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरी उम्र हो रही है, मैं क्षीण का हो रहा हूँ, मैं जाने का टाइम डरते थे, कहते थे मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है, डॉक्टर में मरना नहीं चाहता हूँ, पर आखिर में जाके डायरी में लिखते थे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शंकराचार्य ने उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, शंकराचार्य को पूरा समझी पूरा फॉलो किया लाइफ में, और वो उनको समझ नहीं सके हम जब तक होते, पर वो गए नहीं हैं, हम सबके बीच में हैं, हम सबके बीच में हैं और रहेंगे। वो जा नहीं सकते और मेवाड़ भूमि में पुनः पुनर्जीवित करने के लिए वो वापस पधारे, ऐसा मैं आमंत्रण रोज देती हूँ उनको कि आपको एक बार फिर जन्म लेना ही पड़ेगा, हमारे बीच में आना ही पड़ेगा। सभी को धन्यवाद, बहुत लंबा समय लिया, सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर देवेंद्र भाई नागर का। आप अनेक करें कि बहुत लंबा समय नहीं है, पर मुझे लगता नहीं है कि कोई एक क्षण के लिए भी आपसे
एक क्षण के लिए भी विनोद हुआ होगा। हम लोग बहुत मन से आपकी बात सुन रहे थे और मैं अब